सिंपल सरल और आसान भाषा में हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यानी कि ऊष्मागतिकी के सभी नियमों को बताऊंगा। जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। एक बार अगर आप इस लेक्चर को पूरा ध्यान से सही तरीके से देख लेते हैं तो कभी भी आपको लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के रिगार्डिंग कोई लेक्चर या फिर कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरे कंसेप्ट आपके इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। ठीक है, देखिए अगर लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करें यानी कि ऊष्मागतिकी के नियमों की बात करें तो कभी कभी एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछ लेता है कि लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यानी कि इसके जितने नियम हैं सभी का उल्लेख कीजिए, या फिर कभी कभी आपसे नाम लेकर के पूछ लेता है कि हाँ जीरोथ लॉ को डिफाइन कीजिए, फर्स्ट लॉ को, सेकेंड लॉ को, थर्ड लॉ को। तो एक एक करके सबसे पहले हम डिफिनीशन देखेंगे, फिर कंसेप्ट के साथ एग्जाम्पल के साथ सारी चीजों को समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जीरोथ लॉ के बारे में यानी कि शून्यवां नियम के बारे में। ये क्या है? If two systems are in thermal equilibrium separately with a third system, they must be in thermal equilibrium with each other। यानी क्या कहने का मतलब क्या है? यदि दो निकाय, निकाय मतलब कोई सिस्टम जो पिंड कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट कह सकते हैं नॉर्मल भाषा में, यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ पृथक पृथक तापीय साम्य में है तो वे आपस में भी तापीय साम्य में होंगे। अब हो सकता है कि यहाँ से आपके दिमाग में या फिर कहिए कि यहाँ से आपको कुछ पल्ले ना पड़ा हो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले समझिए, अभी मैं आपको डायग्राम के माध्यम से भी सारी चीजें बताऊंगा। यदि दो निकाय, एक निकाय एक ऑब्जेक्ट ये ले लीजिए, एक ऑब्जेक्ट ये लीजिए, यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ, कोई तीसरा निकाय यहाँ पे ले लीजिए, किसी तीसरे निकाय के साथ अलग अलग, पृथक पृथक मतलब अलग अलग, इन दोनों के बीच में एक नॉन कंडक्टिंग कहिए कि वाल है यानी कि रुद्धोष्म प्रकार का दीवार है, यानी कि इसके पास कुछ टेम्परेचर है, इसके पास मान लीजिए कुछ टेम्परेचर है, तो इन दोनों के बीच में कोई आदान प्रदान नहीं होगा। क्या होगा? इन दोनों के बीच में कोई आदान प्रदान नहीं होगा, बीच में एक नॉन कंडक्टिंग वाल है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है, समझिए, यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ अलग अलग तापीय साम्य में है, तापीय साम्य मतलब टेम्परेचर में समान है, तो वे आपस में भी तापीय साम्य में होंगे। यानी कहने का मतलब क्या है? यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ, इस निकाय के साथ ये दोनों टेम्परेचर में समान है तो ये दोनों आपस में भी तापीय साम्य में होंगे। बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। जैसे चलिए मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, यहाँ पे पिंड आपको दिख रहा होगा, या फिर एक निकाय ए दिख रहा होगा, एक निकाय बी दिख रहा होगा, एक निकाय सी दिख रहा होगा। यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा होगा ये आपका रुद्धोष्म प्रकार का दीवार है, यानी कि नॉन कंडक्टिंग वाल है। इन दोनों के बीच में टेम्परेचर का जो भी होगा, हीट का आदान प्रदान, ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा। तो कहा डिफिनेशन में कहा क्या गया है? यदि दो निकाय, एक निकाय ये हो गया, एक निकाय ये हो गया, यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ, तीसरा निकाय क्या है? यहाँ पे सी है, किसी तीसरे निकाय के साथ तापीय साम्य में है यानी कि टेम्परेचर में समान है, तो ये भी दोनों आपस में टेम्परेचर में समान होंगे। ठीक है, अब यहाँ से अब इससे बेटर एक थोड़ा सा हम एग्जाम्पल लेते हैं। अब इस डायग्राम के माध्यम से हम थोड़ा सा और सिंपल तरीके से समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे समझिए कि ये एक रूम है, ठीक है, ये एक कोई पर्सन है, इसके जीजा जी आए हुए हैं। तो इसने क्या किया? अपने खुद आराम से 20 डिग्री टेम्परेचर वाले रूम में सो गया और अपने जीजा जी को जलते हुए रूम में 40 डिग्री टेम्परेचर वाले रूम में सुला दिया। ठीक है, फिर से इसका कोई दोस्त आया तो इसने क्या किया? अपने दोस्त को 0 डिग्री वाले टेम्परेचर में सुला दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, जीजा के बीच में और साले के बीच में एक क्या है? नफरत की दीवार है। क्या है? नफरत की दीवार है, यानी कि इन दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं है, कोई लगाव नहीं है। लेकिन ये जो जीजा हैं इनका इनके दोस्त के साथ, इसके दोस्त के साथ भी लगाव है। अब ये जो दोस्त है, ये पर्सन है, जाहिर सी बात है कि इसका जो दोस्त है इसका इसके साथ तो लगाव होगा ही होगा। तो यहाँ पे देखिए, जब इसका इसके साथ लगाव है तो यहाँ पे 40 डिग्री इसका टेम्परेचर है, लगाव होगा तो यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे एकदम बर्फ पड़ रही है, यहाँ पे 40 डिग्री टेम्परेचर है, दोनों के पास लगाव है, दोनों में लगाव है, प्यार है, मोहब्बत है, तो यहाँ पे इन दोनों का टेम्परेचर आपस में शेयर हो जाएगा, 20-20 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे पहले से ही ऑलरेडी 20 डिग्री है, अगर यहाँ पे भी कम ज्यादा होता तो ये दोनों शेयर कर लेते, फिर से इनका इन दोनों का समान हो जाता। तो यहाँ पे डिफिनेशन में यही कहा गया है कि यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ, दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ टेम्परेचर यानी कि तापमान में समान है तो ये दोनों आपस में भी समान होंगे। अब जब टेम्परेचर शेयर करेंगे तो यहाँ पे 20 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे 20 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी 20 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा? ये दोनों मान लीजिए कि टेम्परेचर में ये समान थे, इससे समान है, इससे समान है, तो ये दोनों क्या हो गए? आपस में समान हो गए कि नहीं? कि 20 डिग्री 20 डिग्री 20 डिग्री सबका हो गया। आपको मालूम है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, अगर यहाँ पे
काफ़ी ज़्यादा गर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे धीरे धीरे क्या होगा, गर्म से करिए कि ठंडे की ओर आता है, तो यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो जाएगा, धीरे धीरे सारी जगह पे टेम्परेचर समान हो जाएगा। तो यहाँ पे इन दोनों में तो लगाव है, इन दोनों में लगाव है, लेकिन इन दोनों में लगाव नहीं है। तो इन दोनों में जब लगाव है तो इसका लगाव ऑटोमेटिकली, यानी कि इन दोनों का जो टेम्परेचर रहेगा, मान लीजिए कि यहाँ 20 डिग्री शेयर कर लिए, इसका भी 20 डिग्री ऑलरेडी है, तो सबका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे समान हो जाएगा। अगर यहाँ पे भी कम ज़्यादा रहता है, ये 20 नहीं रहता है, कुछ और भी रहता है, कम ज़्यादा रहता है, तो फिर भी इनका टेम्परेचर, मतलब कि अगर इससे इसका लगाव है, इससे टेम्परेचर यहाँ पे शेयर हो जा रहा है, तो धीरे धीरे सबका टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा, सबका टेम्परेचर समान हो जाएगा। उसके बाद से अगर इस नफरत की दीवार को बाद में हम, जो नॉन कंडक्टिंग वाल है, इसको हम हटा देते हैं, तोड़ देते हैं, तो अब क्या कोई दिक्कत होगी? नहीं होगी, क्योंकि जब सबका टेम्परेचर 20-20 डिग्री हो ही गया है, अब जाहिर सी बात है सब जगह टेम्परेचर सही है, सब तरीके से सही है, क्या जरूरत क्या? जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपका कोई पड़ोसी है, उसके पास गाड़ी है, बंगला है, दौलत है, इज्जत है, शोहरत है, आपके पास भी गाड़ी है, बंगला है, दौलत है, इज्जत है, शोहरत है, तो क्या आप उसको देख करके जलेंगे या फिर उसकी चीज को कोई हड़पने की कोशिश करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन इसी तरीके से, इसी का एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए कि आपके बगल में कोई पड़ोसी है, उसके पास कह गाड़ी है, बंगला है, और आपके पास कुछ नहीं है, तो आप क्या सोचेंगे कि इसकी चीजें कैसे हम हड़प ले, कैसे हथिया ले, कैसे चुरा ले, या फिर जो भी करे, या फिर ये भी सोच सकते हैं कि ये कैसे नष्ट हो जाए, इसके पास जो भी चीज है वो बर्बाद हो जाए। इस जमाने में लोग क्या सोचते हैं, अपनी कामयाबी के पीछे काम नहीं करते हैं कि हम मैं कैसे कामयाब हो जाऊं, पड़ोसी कामयाब है तो पड़ोसी जो है उसको गिराने की कोशिश करते हैं कि उसको कैसे नष्ट कर दे, उसको कैसे बर्बाद कर दे। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपके पड़ोसी के पास बंगला है, गाड़ी है, हर एक चीज, आपके पास कुछ नहीं है, तो आप उससे छीनने की कोशिश करेंगे, हड़पने की कोशिश करेंगे, हथियाने की कोशिश करेंगे। तो जब यहाँ पे टेम्परेचर समान हो गया है, सबके पास सेम चीज है, सबके पास बंगला गाड़ी सबके पास है, तो जाहिर सी बात है कोई लेन देन है ही नहीं। अगर आप यहाँ से जो नफरत की दीवार है इसको हटा भी देते हैं, तो ये कुछ लेंगे देंगे नहीं, कोई लेना देना नहीं है, सबके पास दौलत है, इज्जत है, शोहरत है, हर एक चीज है। तो यहाँ पे डिफिनेशन में यही कहा गया है, बड़ा ही सिंपल तरीके से, कॉन्सेप्ट बड़ा ही क्लियर है यहाँ पे, कि यदि दो निकाय, एक ये निकाय ये हो गया, एक निकाय ये हो गया, इनके बीच में एक नॉन कंडक्टिंग वाल है, यानी कि इनके बीच में टेम्परेचर का आदान प्रदान नहीं होगा। तो यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ टेम्परेचर में समान है, यानी कि तापीय साम्य में है, अलग अलग, ये दोनों तो अलग अलग है, ठीक है, टेम्परेचर में समान है, तो ये दोनों आपस में भी तापमान में समान होंगे, जैसा कि अभी आपने एग्जांपल के थ्रू देखा, ठीक है। तो ये आपको कांसेप्ट, जीरोथ लॉ का कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं फर्स्ट लॉ के बारे में। तो फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, यानी कि ऊर्जा के संरक्षण का नियम भी कहते हैं। कभी कभी डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछ जाता है कि ऊर्जा के संरक्षण का नियम, मतलब ऊर्जा के संरक्षण के नियम को बताइए। अब आपको मालूम नहीं रहेगा कि फर्स्ट लॉ को ही कहते हैं या फिर सेकेंड लॉ को कहते हैं, किस लॉ को कहते हैं, तो आप छोड़ देंगे, क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो इसी को हम, जो फर्स्ट लॉ है, इसी को ऊर्जा के संरक्षण का नियम भी कहते हैं। तो इसमें क्या है, इसका जो करिए डिफिनेशन है या फिर कॉन्सेप्ट है, काफी सिंपल और काफी आसान है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, यानी कि कहने का मतलब क्या है, ऊर्जा को न ही बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, उससे बस एक तरह की ऊर्जा से दूसरी तरह की ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंजन, एग्जाम्पल में दिख रहा होगा इंजन। पंपिंग सेट सभी ने देखा होगा, जो सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो पंपिंग सेट में हम क्या करते हैं, फ्यूल डालते हैं, मतलब कि ईंधन डालते हैं। ईंधन से क्या है, आपकी एक प्रकार की केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा है, तो वो क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को एक प्रकार की उष्मीय ऊर्जा में, या फिर कह सकते हैं थर्मल एनर्जी में, या फिर हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। जब आप इंजन को चालू करते हैं, चलिए केमिकल एनर्जी है, ठीक है, फ्यूल है, केमिकल एनर्जी है, तो केमिकल एनर्जी को आपकी उष्मीय ऊर्जा या फिर हीट कह सकते हैं, हीट एनर्जी में या फिर थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, जो आपको धुएं के रूप में आप देखते हैं। जो आपका डीजल खर्चा होता है पंपिंग सेट में, जो भी इंजन हो, तो आपका धुएं के रूप में एक प्रकार के दूसरे करिए की एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब है कि एनर्जी कभी भी नष्ट नहीं होता है, बस वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चला जाता है। अब मान लीजिए कि आपने इंजन को स्टार्ट किया, तो उसमें जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, जो आपके मशीन वगैरह काम, जो आपका पंप वगैरह का लिए कि मैकेनिकल एनर्जी होती है, तो मैकेनिकल एनर्जी क्या करती है, फ्लूइड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि मैकेनिकल एनर्जी, जो आपका पंप हो गया, तो पंप का काम क्या होता है कि मैकेनिकल एनर्जी को फ्लूइड एनर्जी में कन्वर्ट कर देना। यानी कि जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको फ्लूइड एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, आपको पानी मिलने लगेगा। और यहाँ पे जो आपका केमिकल एनर्जी थी, फ्यूल था, उसकी केमिकल एनर्जी थी, वो आपकी थर्मल एनर्जी या फिर हीट एनर्जी में कन्वर्ट होकर के वो नष्ट नहीं हुई,
हुई, यानी कि कहने का सीधा मतलब है इसका कंसेप्ट है कि ऊर्जा को नहीं बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ऊर्जा का लीजिए कन्वर्ट हो जाती है। अब केमिकल एनर्जी है तो हो सकता है कि वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, हो सकता है कि वो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, हो सकता है कि किसी और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन वो नष्ट नहीं होगी, वो किसी न किसी फॉर्म की एनर्जी में केवल कन्वर्ट हो जाएगी, नष्ट नहीं होगी। ठीक है, तो ये भी कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। फिर एक और एग्जांपल आपको दिख रहा होगा, ये पावर प्लांट बर्निंग कोयल, यानी कि कोयला जो जलाया जाता है और उससे क्या की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। तो इसमें क्या होता है, कोयला आप उसमें कोयले में कार्बन की मात्रा होती है, कोयला एक प्रकार का उसमें कह लीजिए कि केमिकल एनर्जी है, तो केमिकल एनर्जी से क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये सिंपल सा और काफी साधारण सा एग्जांपल है, इसमें तो आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि हाँ, जो भी आपकी एनर्जी होती है वो कभी नष्ट नहीं होती है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, किसी न किसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन नष्ट नहीं होती है। तो ये काफी सिंपल कंसेप्ट है, काफी सिंपल डिफिनेशन है। हाँ, इसका गणितीय व्यंजक है, इसका फॉर्मूला होता है, ये भी कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ जाता है, डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। यहाँ पे समझ लीजिएगा, डेल्टा ई आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है, क्यू की बात करें तो क्यू निकाय को दी गई उष्मा है, और निकाय से अगर ली गई उष्मा की बात करेंगे तो यहाँ पे माइनस क्यू लग जाएगा, यहाँ पे फार्मूले में। अगर निकाय को दी गई उष्मा की बात करेंगे तो यहाँ पे क्यू प्लस में रहेगा, और निकाय से ली गई उष्मा की बात करेंगे तो क्यू यहाँ पे माइनस में रहेगा। फिर डब्ल्यू की बात करें तो निकाय पर किया गया कार्य है, और निकाय द्वारा किया गया कार्य की बात करेंगे तो यहाँ पे डब्ल्यू का मान माइनस में आ जाएगा। इसका चलिए सिंपल सा एक जो डेरिवेशन है वो भी हम देख लेते हैं, हालांकि ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन सिंपल सा है, देख लेते हैं, थोड़ा सा आपके कंसेप्ट वगैरह और डाउट्स वगैरह और क्लियर हो जाएंगे। यहाँ देखिए, माना किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा E1 है तथा उसे उष्मा की मात्रा Q दी जाए तो उसकी आंतरिक ऊर्जा बढ़कर E1 प्लस Q के बराबर हो जाती है। अब यदि तंत्र निकाय पर कार्य किया जाए तो उसकी आंतरिक ऊर्जा बढ़कर E2 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है E2 बराबर E1 प्लस Q प्लस W। अब पक्षांतर कर लेंगे, इस E1 को इधर कर लेंगे तो E2 माइनस यहाँ पे आपका हो जाएगा E1 बराबर Q प्लस W, और E2 माइनस E1 को हम क्या कहते हैं, डेल्टा E कहते हैं, यानी कि आंतरिक ऊर्जा में डेल्टा मतलब परिवर्तन हो, जो डेल्टा E हो जाएगा यानी कि आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन हो जाएगा Q प्लस W के बराबर हो जाएगा। या फिर डायरेक्टली आप ये भी कंसेप्ट लगा सकते हैं कि आंतरिक ऊर्जा क्या है, माना किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा E1 है, और यहाँ पे देखिए जब कोई कार्य वगैरह करते हैं उस पर तो आंतरिक ऊर्जा यहाँ पे बढ़कर E2 हो जाती है, तो E1 और यहाँ पे आंतरिक ऊर्जा जो है बढ़कर क्या हो जाएगी आपकी E2। तो यहाँ पे E2 पहले लिख लेंगे क्योंकि आंतरिक ऊर्जा जो बढ़ी है, बढ़ी हुई ऊर्जा है, तो E2 माइनस E1 और बराबर Q प्लस W हो जाएगा। और यहाँ E2 माइनस E1 को ही क्या कहते हैं, डेल्टा, यानी कि परिवर्तन है आंतरिक ऊर्जा में, तो डेल्टा ई से इसे डिनोट करेंगे। ठीक है, तो डेल्टा ई बराबर आपका क्या होता है, Q प्लस W। ये आपका नॉर्मल, आप केवल फार्मूला मेंशन कर देंगे तो आपको नंबर मिल जाता है। ठीक है, सेकेंड लॉ की बात करें तो सेकेंड लॉ के देखिए दो कथन है, इसमें दो प्रकार के मतलब दो वैज्ञानिक थे, अपना अपना कथन दिए हैं, केल्विन प्लांक स्टेटमेंट और क्लासियस स्टेटमेंट। काफी सिंपल है डिफिनेशन ये भी। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। केल्विन प्लांक के अनुसार इन्होंने क्या कहा था, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन विच गिव 100% इफिशियंसी, यानी कि चक्रीय प्रक्रम में ऐसा इंजन बनाना असंभव है जो उष्मा को पूरा कार्य में बदल सके। अभी हमने पंपिंग सेट का एग्जांपल लिया एक, ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऐसा इंजन बनाना असंभव है, यानी कि इम्पॉसिबल है, जो उष्मा को, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं पूरी एनर्जी को कार्य में बदल सके। जैसे आपने देखा होगा, वही हम पंपिंग सेट का एग्जांपल लेते हैं, जब आप स्टार्ट करते हैं उसे, ठीक है भाई, पंपिंग सेट आप क्यों स्टार्ट करते हैं कि हमें पानी मिले, हमें सिंचाई करनी है, लेकिन जब आप उसे स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट करने के दौरान आपको कुछ कह लिए कि वाटर, यानी कि जो भी आपको फ्लूइड एनर्जी मिल रही थी, वाटर वगैरह आपको पानी की जरूरत थी, चलिए आपने इंजन को स्टार्ट किया, पानी मिला नहीं, और काफी ज्यादा शुरू में स्टार्टिंग के वक्त स्मोक, यानी कि जो धुआं वगैरह होता है, जो हीट वगैरह होता है, वो वेस्ट हो जाता है आपका, काफी ज्यादा वहां पे डीजल वेस्ट हो जाता है चालू करने के दौरान, और आपको जो एनर्जी चाहिए थी, जो चीज चाहिए था वो तो मिला नहीं, तो यहाँ पे वो चीज वेस्ट हो गई, थोड़ी सी चीज वेस्ट हो गई। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि चक्रीय प्रक्रम में ऐसा इंजन बनाना असंभव है जो उष्मा को पूरा कार्य में बदल सके, या फिर एनर्जी को पूरा कार्य में बदल सके, कुछ ना कुछ उष्मा वेस्ट हो ही जाती है। अब जब आपने स्टार्ट किया, इंजन को स्टार्ट किया, तो शुरू में आपका काफी ज्यादा हीट वहां पे वेस्ट हो गया, डीजल भी वेस्ट हो गया, जो थर्मल एनर्जी उसमें ऊर्जा है वो भी काफी ज्यादा निकल गई, और आपको शुरू में पानी तो मिला नहीं। जब स्टार्ट हो गया सही तरीके से, उसके बाद से आपको कहिए कि पानी, जो भी आपको फ्लूइड एनर्जी थी, वो आपको मिलना स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत चीजें वेस्ट हो गई। तो यही यहाँ पे कहा गया है कि चक्रीय प्रक्रम में ऐसा इंजन बनाना असंभव है जो पूरी उष्मा को, यानी कि जो पूरी तरीके से जो उष्मा है, हीट है, या फिर जो एनर्जी है, उसको कार्य में बदल सके। 100% उसकी एफिशिएंसी कभी नहीं हो सकती है। ठीक है, फिर क्लासियस जी ने क्या कहा, इनके अनुसार क्या है, हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम ए हॉट सरफेस टू ए कोल्ड सरफेस विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प, बट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम ए कोल्ड सरफेस टू ए हॉट सरफेस विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प, यानी कि उष्मा सदैव गर्म से ठंडी सतह की ओर बिना किसी बाहरी सहायता के बहती है,
किंतु ठंडी सतह से गर्म सतह की ओर बिना किसी बाहरी सहायता के नहीं बह सकती। यानी कि मान लीजिए कि ये कोई आपका पिंड है, कोई भी बॉडी ले लीजिए, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए, यहाँ पे काफी ज्यादा गर्म है, ठीक है, और यहाँ पे ठंडा है, तो हीट क्या होगी, यहाँ से इधर से गर्म से क्या होगी, ठंडे की ओर आएगी, बिना किसी बाहरी सहायता के ऑटोमेटिकली आ जाएगी। लेकिन वहीं अगर यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे गर्म है, ठीक है, यहाँ पे ठंडा है, तो यहाँ से ठंडे से गर्म की ओर हीट जाएगी, कभी नहीं जाएगी, ठीक है। गर्म से ऑटोमेटिकली वो ठंडे की ओर जाएगी, लेकिन ठंडे से कभी वो गर्म की ओर नहीं जाएगी जब तक उस पर कोई बाहरी कहिए कि कोई ऊर्जा या फिर कोई फोर्स ना लगाया जाए, कोई कार्य ना किया जाए, तब तक वो ठंडे से गर्म की ओर नहीं जाएगी। गर्म से ठंडे की ओर ऑटोमेटिकली आ जाती है। जैसे आप कोई रॉड देखते होंगे, जैसे आग में बचपन में या फिर कभी भी खेलते होंगे, मान लीजिए कि ये आग हो गया, आग में जलाते हैं, यहाँ पे जलाते हैं, या फिर गैस से आप रोटी वगैरह सेकते होंगे, जो भी काम करते होंगे, तो यहाँ पे क्या होता है, धीरे धीरे आपका जो उष्मा है, हीट है, यहाँ से धीरे धीरे आपके यहाँ तक पहुंच जाती है। अगर बहुत देर तक इसको गर्म किए तो उष्मा आपके यहाँ से मतलब कि गर्म से कहिए कि ठंडे की ओर आने लगती है। लेकिन अगर वहीं आपके यहाँ से ठंडा है, यहाँ पे ठंडी चीजें हैं, और उष्मा डायरेक्टली यहाँ पे ठंडे से गर्म की ओर नहीं जाएगी, गर्म से ठंडे की ओर आ सकती है। तो ये तो काफी सिंपल और काफी आसान सा कंसेप्ट है, इसमें आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट आपका जो तीसरा नियम है, इसके देखिए अब चूंकि लेक्चर काफी लंबा हो जा रहा है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कवर करेंगे। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर एंट्रोपी परफेक्ट क्रिस्टल क्या होता है, और इसकी सहायता से हम तीसरे नियम को सरल और आसान भाषा में समझेंगे। आई होप कि ये लेक्चर आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई समस्या हो, कोई डाउट्स हो, कोई चीज आपको समझ में नहीं आया होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।